नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को मिली है कर्नाटक की बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं कर्नाटक के प्रभारी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो कर्नाटक में मिशन रिपीट पर जुटेगी बीजेपी और इसी के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी बनाए गए हैं कर्नाटक के और तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कर्नाटक के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है और तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष को सह प्रभारी बनाया गया है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और मिशन रिपीट में बीजेपी जुटी हुई है, इसलिए यह बदलाव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रभारी को बदला है। कर्नाटक के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल चुनावी साल में कर्नाटक का प्रभारी बदला गया है। धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है कर्नाटक से जुड़ी हुई। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पर और चुनाव से पहले ये जिम्मेदारी दी गई है, तो समझ सकते हैं कि कितना भरोसा है पार्टी को धर्मेंद्र प्रधान पर। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से लगातार धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी में जो करके दिखाया था, जब उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद जो एक प्रचंड बहुमत आई बीजेपी को, उसके बाद अब उनको कर्नाटक का प्रभारी बना दिया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उसमें। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान की जो रणनीति होती है वो काफ़ी मजबूत होती है और पार्टी को ये पता है कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान चुनाव को करवाते हैं, या जो टिकटों को लेकर, या फिर कहा जाए कि जो उनका बूथ मैनेजमेंट होता है वो बहुत मजबूत होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, यूपी में किस तरीके से जब वो प्रभारी थे तो उन्होंने किया, उसके बाद लगातार वो यूपी में ही रहे। बीजेपी ने रिकॉर्ड बहुमत पार किया। उसके बाद दूसरी बार बीजेपी सरकार में आई, वो भी यूपी जैसे राज्य में जहां की 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है। अब उनका जो जादुई करिश्मा है वो जाहिर सी बात है, पार्टी को भी पता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर वहां भेजते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लगातार एक अंदरूनी फूट जो लगातार पार्टी में हो रही थी, जो कर्नाटक में लगातार हलचल चल रहे थे कि कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है, या फिर जो अलग अलग जो कयासें लगाई जा रही थी, उसको अब विराम दे दिया गया। अब क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है वो जब पहुंचेंगे, उसके बाद जो उनकी जो रणनीति वो बीजेपी को काफ़ी पसंद आती, इसीलिए उनको बनाया गया है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी वहां पे सह प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो कद है उसको तो बढ़ा ही जाए, खासकर जो फायदा कर्नाटक में उनसे हो सकता है वो भी अगर बात की जाए तो उनको भी लिया जाए, क्योंकि संगठन के मामले में धर्मेंद्र प्रधान आगे हैं। दीपक, क्या चुनौतियां हैं कर्नाटक को लेकर के, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सत्ता है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस मजबूती से वहां पर ऐसा लग रहा है कि बाकी राज्यों में कांग्रेस थोड़ी कमजोर दिखती है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वहां पर कांग्रेस स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रही है और लड़ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की बात करें तो वो कौन कौन सी है?
देखिए अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ अगर चुनौतियों की अगर बात की तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे दूसरे नंबर की और मजबूत पार्टी है। उसका जाहिर सी बात है कि उसका टक्कर सीधा बीजेपी से है। हालांकि बीजेपी में देखिए अगर बात की जाए तो जो अंदरूनी जो फूट है उसको धर्मेंद्र प्रधान को कैसे ठीक करना है वो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले, क्योंकि देखिए अगर बात की जाती है तो चुनाव से पहले बहुत फेरबदल होता है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के उधर से इधर आ जाते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान इन मामलों में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से सबको साथ लेके चलना, कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। तो धर्मेंद्र प्रधान इन मामलों में तो जाहिर सी बात है कि बहुत आगे हैं। उनको रणनीति पता है कि किस तरीके से किसको मनाना है, किसको नहीं मनाना है, तो इन मामलों में है। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो भले वहाँ बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार लोग कई बार लोग नाराजगी भी जताते हैं, पर क्योंकि कांग्रेस उतना विकल्प नहीं है जितना बीजेपी है, तो और क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो क्योंकि अरुण सिंह प्रभारी हैं, उनसे भी हमने कोशिश की बात करने के लिए, हालांकि अभी वो मना कर रहे थे, बट अगर बात की जाए तो वहाँ पे बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार हम आंकड़ा जो है उससे ज़्यादा लेके आएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि जब धर्मेंद्र प्रधान जब वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो रणनीति है वो क्या बनाते हैं, उसके बाद जब चुनाव होंगे तो बीजेपी जिस लक्ष्य को साधने में लगी है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार लेके आना है सीटें, वो कितना कारगर होगा। शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए दीपक आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। सिक्किम में डीआर थापा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सिक्किम में डीआर थापा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो संगठन में कुछ बड़े बदलाव किए गए। सिक्किम में डीआर थापा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये है इस वक्त की बड़ी खबर। सिक्किम में डीआर थापा को प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। जेपी नड्डा ने नियुक्त किया है डीआर थापा को सिक्किम का प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई से जुड़े 3 संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एनआईए ने तीनों लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिहार के मोतिहारी में एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर आरोप है कि वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। अब एनआईए पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बिहार के मोतिहारी से ये इस वक्त की बड़ी खबर। मोतिहारी में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई से जुड़े 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए इन्हें हिरासत में लिया गया है। आगे की पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई से जुड़ी हुई है। पीएफआई के 3 संदिग्धों को मोतिहारी में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम ने गिरफ्तारी की है और आगे की पूछताछ में एनआईए की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो तीनों संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे, जिसके आधार पर उन्हें ट्रेस किया गया, उन्हें पकड़ा गया। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अली, किस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, इन्हें हिरासत में लिया गया? देखिए बिल्कुल कुंदन, आपको बता दें पीएफआई देश में प्रतिबंधित संस्था बन चुकी है, जिसको हाल ही में देश में प्रतिबंध किया गया है। इससे जुड़े तमाम आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहले ही जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब इसके जो तार हैं वो लगातार टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो 3 हिरासत में लिए गए हैं ये पीएफआई के वो सदस्य हैं जिनके अकाउंट में लाखों रुपया हर महीना आता है विदेश से। तो इनकी पूछताछ की जा रही है। इससे जुड़े तमाम लोगों से एनआईए पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आया और क्या इसकी जवाबदेही है। तो बताया ये भी जा रहा है कि बिहार के कई इलाकों में लगातार छापेमारी जारी है और जल्द इनके जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी हिरासत में लिए जा सकते हैं। कुंदन, अली, क्या इनके खातों में सिर्फ पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, या इसके अलावा भी कोई सबूत, कोई शक का आधार है? देखिए बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। इससे पहले जो गिरफ्तारी करके जेल भेजे गए पीएफआई के 20 सदस्य, उनमें से जब पूछताछ की गई थी तो ये 3 वो सदस्य हैं जिनके अकाउंट में पैसा आ चुका है और पैसा इन्होंने संस्था को दिया है, पीएफआई को। तो पीएफआई को पैसा क्यों दिए,
क्यों दिया गया, उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो सब जांच चल रही है। एनआईए ने अभी भी छापेमारी जारी है, बिहार के कई महत्वपूर्ण इलाकों में छापेमारी जारी है। कुंदन, शुक्रिया अली इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बिहार के मोतिहारी से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है वो ये कि विदेशों से इनके खातों में पैसे आए और इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के तौर पर किया गया। पीएफआई को ये पैसे ट्रांसफर किए गए, तो पैसा का सोर्स और पैसे का मकसद पता करने की कोशिश में एनआईए जुटी हुई है। इसलिए इन 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जम्मू के डोडा की बात करते हैं, जहां पर जोशी मठ जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं, या ये कहें कि जोशी मठ से भी बदतर हालात डोडा में कुछ खास इलाके में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 मकानों में दरारें आई हैं, 6 पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों को शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूवैज्ञानिकों की टीम भी मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खासतौर पर NH 244 डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जहां पर ये लैंडस्लाइड आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि तेजी से मकानों में दरारें हुई हैं और दरारें चौड़ी होने के साथ साथ मकान स्वतः ध्वस्त हो रहे हैं, खुद ब खुद जमींदोज हो रहे हैं। और वहां से बहुत कम दूरी है, NH 244 की दूरी रह गई है। तो ऐसे में नेशनल हाईवे पर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको डोडा की दिखा रहे हैं, जहां पर दरारें पिछले 2-3 दिन में दिखनी शुरू हुई और ये दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं और कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पर चाहे मदरसे हो, मस्जिद हो या मकान हो, तमाम जो स्ट्रक्चर हैं वो पूरी तरीके से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरारें पड़ी हैं और कई स्ट्रक्चर जो है वो जमींदोज हो चुके हैं। विशेषपाल महाजन जी और उनके सीनियर ऑफिसर्स रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 19+2 21 स्ट्रक्चर्स जो कल इफेक्टेड थे, आज सुबह भी देखा गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वहीं तक लिमिटेड है। सरकार ने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजी थी, जो सुबह से स्टडीज जो है उनने अपनी की है, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। कितने मकान है टोटल? सर 21 स्ट्रक्चर्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में अभी तक है। तो लोगों को कहाँ किया गया है? सर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये बेसिकली सारी आबादी वो थी कि जिनने गांव से यहाँ आके जो है बच्चे पढ़ाने के लिए या किसी और मिलिटेंसी या किसी और वजह से यहाँ पे घर बनाए थे, तो इनके अल्टरनेट हाउसेस थे, इन्होंने प्रेफर किया वहीं पे जाना। हमारे 2 रिलीफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ सामान रखा है, तो जो आना चाहे। ये कम से कम 5-6 मकान जो थे, ये कुछ दिनों से में क्रैकिंग आ गई थी इनमें, और आज कल से इन मकानों के मतलब 4 मकान थे जो कि मतलब 100% डैमेज हो गए हैं, और इसके ज़्यादा में कम से कम 15 से 16-17 मतलब इतने मकान आ गए हैं, और बाकी जो है उनमें मतलब क्रैकिंग आ गई है। मेरा मकान भी यहाँ हमारी मस्जिद शरीफ है, उसके साथ में है मेरा मकान। हमें मकान की नहीं, मगर मस्जिद शरीफ जो है वो भी शहीद हो रही है, और उसके साथ में मेरा मकान है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ, और ये बहुत मुसीबत से हमने मतलब 2 कमरे खड़े किए थे, और आज इसके ज़्यादा में हम सब आ रहे हैं। जितना ये मतलब नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस ज़्यादा में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, फिरोजाबाद से जुड़ी हुई है। सपा पर जमकर बरसे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। रामचरितमानस पर विवादित बयान पर सपा को उन्होंने घेरा है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का अपमान बंद करे समाजवादी पार्टी, ये कहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने। ग्रंथों को जलाना दुर्भाग्यपूर्ण है, दिनेश शर्मा ने यह बयान दिया है। मन से अलगाववाद के जहर को खत्म करें लोग, ये अपील की है। दिनेश शर्मा ने लोगों से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बताया है और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सपा पर जमकर बरसे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। फिरोजाबाद पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। रामचरितमानस को लेकर के जो बयानबाजी खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, उस पर उन्होंने निशाना साधा है। और इसके बाद आगे चलते हुए कुछ उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई हैं, इस पर भी दिनेश शर्मा ने आपत्ति जताई है।
ग्रंथों को जलाने से बेहतर है कि मन के अंदर जो विषैली ग्रंथि है अलगाववाद की, उस ग्रंथि को जलावें। ग्रंथ जला। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अगर मैंने कहीं दिया होगा बयान इस तरह का तो आप लोगों के ध्यान में जरूर आया होगा। तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि किसी को मैं भिखारी नहीं कर सकता। शुक्रिया सर। चलिए, डोडा को लेकर के चिंता बरकरार है और इन सब के बीच मनोज सिन्हा क्या कहते हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल डोडा में मकान किस तरह से जमींदोज हो रहे हैं वो तस्वीरें लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हर एक घर का हाल हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रामचरितमानस पर विवाद के बीच बोले हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। रामचरितमानस के कई सकारात्मक पहलू भी हैं, सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये हम पर निर्भर है कि हम राम को किस रूप में देखते हैं। ये बड़ी बात, अहम बात कही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। मरा मरा बोलोगे तो मुंह से राम राम ही निकलेगा, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, आप उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते। यह हम पर निर्भर है कि हम राम को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के किस हिस्से पर हमारा विश्वास ज्यादा है, ये व्यक्ति जो है डिसाइड करे, व्यक्ति ये तय करे कि रामचरितमानस के किस हिस्से को उसे स्वीकारना है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि रामचरितमानस में असंख्य खूबियां हैं, बहुत खास बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हें आप क्यों नहीं स्वीकारते। क्या कहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। रामायण के बारे में है, राम के बारे में है। राम को आप जिस रूप में देखें, मरा मरा बोलेंगे तो आखिर राम राम बोल ही लेते हैं। कोई मरा मरा बोलता है, कोई राम राम बोलता है, क्या अंतर पड़ता है। आप किसी नाम से उसे जपें, चाहे उसके विरोध में भी बात करें तो ऊपर भी उसका नाम है। दूसरी बात, रामायण के मामले में कहना चाहूँगा, मैं उस दिन भी बोला था कि इस मामले में विनोद भावे जी ने बहुत अच्छी बात कही है। किसी भी धर्म ग्रंथ के या किसी भी दर्शन के किसी समय लिखा गया है तो आज के समय में, आज की परिस्थिति में उसको गुण विवेचना करना चाहिए और उस तत्व को, सार तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी विचार करके ग्रहण करना चाहिए। एक बड़ी खबर शाहजहांपुर से जुड़ी हुई, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, 5 यात्रियों की हालत गंभीर है। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है और फिर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को दिल्ली से गौरी फंटा जा रही रोडवेज बस सवारी लेने के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी। कोहरा घना होने के कारण अचानक ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। बस में ज्यादातर लखीमपुर और नेपाल के यात्री हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सामने की टक्कर है, आमने सामने की टक्कर आप देख सकते हैं। ये पीछे से टक्कर दरअसल माफ कीजिएगा मारी है। ट्रक ने इस टक्कर में बस का क्लीनर और ड्राइवर दोनों जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। इस टक्कर के बाद जख्मी यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली बीजेपी का आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होने वाला है। थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी करेगी प्रदर्शन। शराब घोटाले का पैसा चुनाव में इस्तेमाल को लेकर के प्रदर्शन होने वाला है। ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया और आम आदमी पार्टी की फंडिंग की गई। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बथोड़ी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, ये आरोप लगाया गया है।
ईडी के चार्जशीट में कहा जा रहा है कि ये जिक्र है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग की गई है शराब घोटाले के पैसे से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। रामवीर सिंह भदौड़ी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी मौजूदगी रहेगी। जोशीमठ में भूधसाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में होगी एनडीएमए की बैठक। भूधसाव पर आई है रिपोर्ट और इस पर चर्चा की जाएगी। प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर के भी विचार विमर्श होगा। जोशीमठ का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक भी इसमें शामिल होंगे। जोशीमठ भूधसाव के अध्ययन समाधान को लेकर एनडीएमए की बैठक होगी दिल्ली में। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा शामिल होंगे। इसके अलावा जोशीमठ का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे इस बैठक में वर्चुअली। जोशीमठ भूधसाव के कारणों निवारण को लेकर एनडीएमए ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें सभी संस्थानों के प्रतिनिधि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को बनाए गए 3 विकल्पों पर अहम चर्चा हो सकती है। वहीं जोशीमठ भूधसाव पर आई रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के आखिर तक जोशीमठ पर वैज्ञानिकों की विस्तृत रिपोर्ट एनडीएमए के माध्यम से राज्य को मिल सकती है। और मुरादाबाद में मौज मस्ती के लिए जिंदगी से खिलवाड़ की खबर है। रील बनाने के लिए मौत को न्योता दे रहे हैं युवक ने कार पर स्टंट करते हुए वीडियो शूट किया है। अभियुक्तों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी, अब पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। तो रील बनाने के लिए यहां पर स्टंट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है या की गई हैं और इस चक्कर में हादसा हो सकता था। और अब अभियुक्तों की तलाश पुलिस कर रही है। ये लोग जो स्टंट कर रहे थे कार में, कुछ इस तरीके से उन पर कार्रवाई पुलिस करेगी। इस वीडियो के आधार पर पुलिस इन लोगों की पहचान करने में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।